हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे जैसे कि बेसिकली आपके 2 पार्ट करवा दिए गए हैं। पार्ट 1 जिसमें आपको मौलिक अधिकार तक कराए गए थे और पार्ट 2 जहाँ से आपको मौलिक अधिकारों से लेकर के यूनिट 4 तक के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे आपको करवा दिए गए थे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम आपको बस 2 ही टॉपिक करवा रहे हैं। मैंने 3 टॉपिक बताया था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको 2 ही टॉपिक करवा रही हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप सभी स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पेपर नंबर 8 पढ़ रहे होंगे जब अपना, ठीक है, या चाय वाले बच्चे पेपर नंबर 8 पढ़ेंगे तो भी वो जान जाएंगे स्पेशल स्कूल्स के बारे में। और इंक्लूसिव स्कूल मतलब इंक्लूज़न के बारे में तो आपका एक पूरा पेपर ही है, तो ये टॉपिक मैं आपको वहाँ पर करवा दूँगी। और क्योंकि यूनिट 5 में भी आपके स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल के बारे में दिया है, जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको करवा दूँगी। बेसिकली अगर आप अभी नहीं जान रहे हैं या फिर आप 7-6 तारीख के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं इसको, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप अभी क्या करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन की एक वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। आपको बहुत ईजिली वे में जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का या स्पेशल स्कूल का, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। इसी वजह से मैं आपको इस लेक्चर में बस 2 ही टॉपिक करवा रही हूँ। ये दोनों टॉपिक ही अपने आप में बहुत ब्रॉड हैं। जैसे मैं आपको करवा के आ रही हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा। बेसिकली मैं आपको करवा रही हूँ 5.1 जो आपका है वो मैं आपको करवा रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको 5.4 जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक टॉपिक के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स दिए गए हैं। तो इसे आप क्या करेंगी, अब ये सब टॉपिक्स करवाना जो है वो अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है। तो मैं आपको बेसिकली वो सारे पॉइंट करवा दे रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी के सारे पॉइंट के PDF पड़े हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि टाइम को भी थोड़ा सा मैनेज करना है, मेरे खुद के भी कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो भी टाइम मैं निकाल कर आपके लिए ला सकती हूँ वो सारे समय मैं आपके लिए तैयार हूँ, और वो सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिट दे सकती हैं वो सब कुछ मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। मैं पूरा कह सकती हूँ कि अगर आप ये सारे टॉपिक्स करके जाते हैं, मतलब अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के साथ साथ जो PYQ के क्वेश्चन कराए गए हैं, मतलब बहुत सारे मैंने आपको 1 लाइनर क्वेश्चन करवा रखे हैं, और जिन बच्चों को अगर वो नहीं मिल रहा होगा तो वो कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उनको पर्सनली वो चीज़ें जो है वो भेज दूँगी। आप कमेंट करिएगा इसी वीडियो के नीचे, तो मैं उसी कमेंट बॉक्स में ही आपको जो उसका रिप्लाई है वो दे दूँगी कि आप उसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिकली करवा रखा है, उसके PDF भी अपलोडेड हैं टेलीग्राम पर। आप वहाँ टेलीग्राम पर जा करके उसके PDF भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे करीब 30 क्वेश्चन आपको करवाए होंगे इसी से रिलेटेड। तो वो चीज़ें जो है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप पूरा थ्योरी पेपर करते हैं और वो क्वेश्चन लगा लेते हैं और साथ ही साथ PYQ आप हल करते रहते हैं, तो आपका इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको फिर उसके बाद कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वो समझेंगे आपका, जो कि आपने देखा कि आपका जो 5.1 है उसमें आपको स्कूल प्रशासन के बारे में दिया गया है, और साथ ही साथ आपको स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके बारे में दिया है, और साथ ही साथ मैं आपको एक और टॉपिक बता रही हूँगी जिसे हम स्कूल जो प्रबंधन है, मतलब विद्यालय प्रबंधन है, उसके नाम से जानते हैं। तीनों अपने आप में अलग अलग वर्ड होते हैं और तीनों के क्या मतलब है मैं आपको वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहला हम समझेंगे स्कूल प्रशासन के बारे में। तो स्कूल प्रशासन क्या होता है, उसके पहले आपको विद्यालय समझ लेना है, मतलब जो स्कूल है उसका मतलब समझ लेना है। जो वर्ड आते रहेंगे, अगर वो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पर समझाने की ज़रूरत है तो वो सारे वर्ड मैं आपको क्लियर करती जाऊँगी। जैसे आपको बेसिकली पता होगा कि स्कूल जो होता है वो एक ज्ञान का द्वार होता है, मतलब विद्यालय मतलब विद्या का आलय, मतलब जहाँ पर ज्ञान हो ऐसा घर विद्यालय होता है। तो विद्यालय क्या है, विद्यालय एक ऐसी संस्था होती
है, जहाँ अध्ययन और अध्यापन की क्रिया जो है वो औपचारिक तरीके से संपन्न होती है। मतलब जहाँ विद्यालय बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है आपका, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा संस्था है आपकी जहाँ पर आप क्या करते हैं कि औपचारिक तरीके से जो है वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। औपचारिक का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक का मतलब होता है शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली जहाँ पर व्यवस्थित तरीके से हमें एजुकेशन दी जा रही हो। तो विद्यालय एक प्रमुख साधन होता है औपचारिक शिक्षा का, और यहाँ पर हमें बेसिकली जो हमारे अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है वो औपचारिक तरीके से करवाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका प्रबंधन के बारे में कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो आखिर मैनेजमेंट होता क्या है, तो प्रबंधन शब्द का अर्थ होता है व्यवस्था करना। विद्यालय के प्रबंधन में अध्ययन अध्यापन तथा विद्यालय संचालन से संबंध समस्त गतिविधियाँ जो होती हैं वो प्रबंधन में आती हैं। ऐसे समझ लीजिए आप प्रबंधन को कि जैसे मान लीजिए कि आपकी मतलब महीने की इनकम जो है वो मान लीजिए 100 रुपये है, तो आप उस 100 रुपये को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि इसी में मुझे अपनी फैमिली की ज़रूरतें भी पूरा करनी है, इसी पैसे में मुझे अपने बच्चों की फ़ीस भी भरनी है, इसी पैसे में मुझे अपने लिए भी कुछ चीज़ें अरेंज करनी है, या फिर अपने आने जाने का खर्च इसी में से निकालना है। तो आप बेसिकली आपके पास जो संसाधन है उन्हीं संसाधन का आप इस्तेमाल करके चीज़ों को मैनेज करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही जब कोई विद्यालय बनता है तो विद्यालय प्रशासन क्या करता है, विद्यालय के लिए कुछ नीतियों का निर्धारण करता है, और इन नीतियों पर काम करने का काम जो कौन करता है, ये प्रबंधन करता है। प्रबंधन का क्या मतलब होता है कि विद्यालय के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाना जो विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो सके। अध्ययन अध्यापन की सामग्रियों में बेसिकली उनमें पाठ्यक्रम अनुकूलन करना। तो ये सारे जो काम होते हैं ये सब आपके विद्यालय प्रबंधन से जुड़े होते हैं। तो प्रबंधन मतलब होता है चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में रखना या व्यवस्थित करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है वो व्यवस्थित करना आपका प्रबंधन होता है, ठीक है। आप लोग भी यूज करते होंगे कि हम मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप चीज़ों को समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विद्यालय में जब ये समायोजन की प्रक्रियाएं जब की जाती है और जिससे के माध्यम से की जाती है तो वही आपका सम्मिलित रूप से उसे हम प्रबंधन कहते हैं। इसके बाद समझेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, आखिर प्रशासन क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो विद्यालय में सुरक्षित शिक्षण वातावरण बनाने से लेकर स्कूल के बजट के प्रबंधन तक जो सारी स्कूल संरचना होती है जिसमें प्रबंधन भी सम्मिलित होता है, यही सारी आपकी जो प्रोसेसिंग होती है वो स्कूल प्रशासन कहलाती है। ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका घर होगा तो उस घर को चलाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस घर को सही तरीके से चलाने के लिए नियम और नीतियों का निर्धारण कर रहा होगा। वो खुद उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए नहीं कहता होगा, लेकिन वो नीतियों को बनाता होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके दादा दादी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको नियम और नीतियाँ बताते हैं कि हाँ आपको कैसे काम करनी है, इसको आप कैसे कर सकते हो बेहतर तरीके से। तो ये जो नियम और नीतियों का निर्धारण करता है, मतलब कैसे पाठ्यक्रम कैसे बच्चे का होगा, या फिर अगर बेसिकली बात कर सकते हैं कि जो धन विद्यालय में आ रहा है उसका खर्च किस प्रकार से किया जाएगा, कहाँ पर कितना पैसा खर्चा किया जाएगा, इन सब के लिए जो नीतियों का निर्धारण करता है वो आपका स्कूल प्रशासक होता है, ठीक है। बेसिकली उसे हम स्कूल प्रशासन कहते हैं कि स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब स्कूल किस प्रकार से चलेगा उसके लिए जो नीतियाँ या नियमों का निर्धारण करता है। बजट जो आती है, मतलब जो बजट स्कूल का है, उस बजट में कैसे हम एक बेहतर नियम बना सकते हैं और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम स्कूल प्रशासक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, ठीक है। आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो मैनेज करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो है वो थोड़ा 10 से 15 पेजेस है ना, तो फिर उसको ज़्यादा देर अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम को भी थोड़ा मैनेज करके चलना है। तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, तो यूट्यूब पे ऑप्शन है, आप यूट्यूब से जा करके अपनी उस स्पीड को जो है, मेरी स्पीड को आप थोड़ा सा डाउन करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके सुन सकते हैं। तो ये जो 3 टर्म मैंने आपको बताए हैं, मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देती हूँ कि विद्यालय का मतलब क्या होता है, विद्या का आलय, मतलब विद्या और आलय, विद्यालय होता है। विद्या मतलब ज्ञान का द्वार,
ठीक है, मतलब ज्ञान जहाँ पर मिले, और ऐसे ही घर को जहाँ पर आपको ज्ञान मिल रहा होता है उसे हम विद्यालय कहते हैं। लेकिन औपचारिक तरीके से जहाँ पर हमें ज्ञान मिलता है वो हमारा विद्यालय होता है। ठीक है, ज्ञान तो हमें हमारे घर से भी मिल जाता है या हमारे पड़ोस से भी मिल जाता है, तो वो विद्यालय नहीं होता है। जहाँ पर औपचारिक तरीके से, जहाँ पर नियमबद्ध तरीके से आपके विकास के लिए आपको ज्ञान दिया जा रहा है, वो बेसिकली विद्यालय होता है। उसके बाद मैंने आपको प्रबंधन बताया, तो प्रबंधन का मतलब होता है कि चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, उसके लिए जो नियम नीतियों का निर्धारण करता है, मतलब चीज़ों को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, उसको व्यवस्थित करने का जो काम होता है वो प्रबंधन का होता है। उसके बाद स्कूल प्रशासन होता है। स्कूल प्रशासन का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा इजी करके बताने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, आप ये जो वर्ड लिखे गए हैं इन सारे वर्ड को अपनी कॉपी में ज़रूर एक बार उतारेंगे और उसको 2-3 बार पढ़ करके लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको यही सारे वर्ड यूज करने हैं अपनी, जब अगर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है या शॉर्ट टाइप में पूछा जा रहा है तो आप इतने ही बेसिक टर्म को जो है वो इसमें इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे वो आपसे अलग अलग पूछ सकता है कि स्कूल प्रशासन का क्या मतलब है, स्कूल संग प्रबंधन का क्या मतलब है, तो ये सारे वर्ड वहाँ पर आपको काम आ जाएंगे। तो हमने आपको बताया स्कूल प्रशासन का मतलब होता है कि जो विद्यालय के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करे, जो विद्यालय के लिए एक प्रॉपर तरीके से रणनीति बनाने का काम करता है। रणनीतियों का क्रियान्वयन कौन करता है, तो प्रबंधन में सम्मिलित होता है, लेकिन रणनीतियाँ बनाने का काम कौन होता है, तो वो आपका प्रशासन में सम्मिलित होता है। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें आप बेसिकली ध्यान में रखेंगे। अब स्कूल प्रशासक क्या होते हैं, जैसे स्कूल प्रशासक क्या होंगे कि जो स्कूल को रेगुलेट करने के लिए नियम और कानून बनाते हैं उन्हें हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, वो स्कूल प्रशासन है जो नियम और नीतियों का निर्धारण करता है, लेकिन इन नियम और नीतियों को जो बनाने का काम करता है उसे हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे पेशेवर या ऐसे व्यवसायिक ये होते हैं जो समग्र रूप से इन विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को जो है वो अंजाम देने का काम करते हैं, कि ये नीतियों का निर्धारण करते हैं, ये बजट को किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पर कितना खर्च करना है, कहाँ पर क्या चीज़ें मरम्मत करनी है, उन सब का निर्धारण करते हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं स्कूल प्रशासक। ये ज़्यादातर ये काम जो होता है वो प्रिंसिपल का होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं विद्यालय में उनका काम होता है कि ये सब चीज़ें नियम और नीतियों का निर्धारण करना, साथ ही साथ बजट का आवंटन करना उन्हीं का काम होता है। तो उनको हम स्कूल प्रशासक के रूप में जानते हैं। क्या कार्य होते हैं इनके, तो ये अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रशासक के काम नहीं होती हैं, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ था कि पाठ्यक्रम में अनुकूलन करना स्कूल प्रशासक का काम होता है, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आपको पता रहेंगी, उनके कार्य बेसिकली आपको पता रहेंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। स्कूल प्रशासक के कार्यों की बात करते हैं तो शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की देखरेख करने का काम होता है। ठीक है, ये जैसे शिक्षक हैं, जैसे कर्मचारी हैं, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर निगरानी रखने का काम करते हैं। ये छात्रों को समय समय पर अनुशासित करने का काम करते हैं। जैसे आप लोग भी मान लीजिए अगर पढ़ते होंगे तो मतलब आपने पढ़ा होगा, 12th किया होगा, 10th किया होगा, तो कभी कभार प्रिंसिपल आते थे और देखते थे कि हाँ बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, कहाँ कौन सा बच्चा क्लासरूम में तेज है, वहाँ से कुछ प्रश्न करना, मतलब समय समय पर बच्चों की भी निगरानी करने का काम करते हैं। पाठ्यक्रम मानकों का क्रियान्वयन करना कि कौन से स्टैंडर्ड के सिलेबस या कौन से स्टैंडर्ड की पुस्तकें हमारे विद्यालयों में चलाई जाएंगी, उन सब का जो है ये निर्धारण करते हैं। कक्षा अनुसूचियाँ बनाना, ठीक है, कि मतलब क्लासरूम में जो है वो ए सेक्शन, बी सेक्शन, इन सब चीज़ों को करने का काम भी इन्हीं का होता है। साथ ही साथ नियम और सुरक्षा प्रक्रियाएं निर्धारित करना कि किस प्रकार से ये विद्यालय चलेगा, मतलब इस विद्यालय के चलने का क्या प्रारूप रहेगा, अनुशासन किस मात्रा में रहेगा, कहाँ पर लचीलापन रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ सुरक्षा की क्या प्रक्रियाएं होंगी हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए, वो सब चीज़ों का निर्धारण जो है वो स्कूल प्रशासन ही करता है। स्कूल बजट का प्रबंध करना कि स्कूल के जो बजट्स हैं किसको कितना वेतन देना है, किसको कितना कहाँ, मतलब किस डिपार्टमेंट में कहाँ कितना खर्च करना है, जैसे लाइब्रेरी हो गई उस पर कितना खर्च करना है, पेयजल की व्यवस्थाएं होंगी, शौचालयों की व्यवस्थाएं होंगी, पाठ्य पुस्तकें होंगी, और जो है वो जो टेलम्स होंगे उन सभी पर कितना खर्च करना है, ये सब चीज़ें जो है वो डिसाइड करता है। आवश्यकता
अनुसार मतलब समय समय पर जैसे पेटीएम के थ्रू जो है वो टीचरों से या मतलब पेरेंट्स से जो है वो समय समय पर संवाद करना, तो यही सारे काम होते हैं इसके। और विद्यालय ही नहीं, कोई भी ऐसा प्रबंधन हो मतलब जहाँ पर भी चीज़ों को एडजस्ट करके चलने का वाला कोई भी डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें जो मानवीय संसाधन होते हैं मतलब उनके जो लोग होते हैं उस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हो जो लोग होते हैं, जो उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के बिना जो है वो संस्थान सही तरीके से जो है वो चल नहीं सकता है। मतलब मानवीय जो आवश्यकताएं हैं वो पड़ती हैं, और साथ ही साथ उन मानवीय जो संसाधन है या मानवीय संसाधन का मतलब जो वहाँ के कर्मचारी हैं उन सभी के बीच में एक बेहतर तालमेल की भी ज़रूरत होती है। और अगर हम मतलब विद्यालय में अगर ऐसा प्रबंधन नहीं करते हैं तो हम किसी भी कोई भी संस्थान होगी उसको हम प्रॉपरली चला नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर नीचे के प्रबंधन अच्छा नहीं होगा ना, मतलब वहाँ के जो हम बात कर सकते हैं जो प्रबंधक हैं वो अच्छे नहीं हैं, या फिर प्रबंधक के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने कर्तव्यों या जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, तो फिर स्कूल बेहतर तरीके से चल नहीं पाएगा। तो स्कूल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए स्कूल के जो प्रबंधक है मतलब स्कूल में जो ये प्रबंधन का कार्य है, प्रबंधन के कार्य को एक बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत होती है। अगर प्रबंधन बेहतर तरीके से होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चे को एक बेहतर तरीके का जो ज्ञान है वो भी मिल पाएगा, और सभी बच्चों को उनके हिसाब से ज्ञान देने में हम सक्षम हो पाएंगे। केंद्रीय सलाह शिक्षा बोर्ड के अनुसार क्या कहा गया है कि कोई भी शिक्षा होगी जिसमें सुधार स्कीम तब तक आवश्यक परिणाम नहीं दे सकती जब तक उसको दूरदर्शिता तथा निपुणता के साथ लागू न किया जाए। यहाँ पर बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी कार्यक्रम लागू कर रहे हैं या कोई भी नियम बच्चों के लिए लगा रहे हैं, वो तब तक जो है वो बेहतर तरीके से मतलब अच्छा नहीं हो सकता है जब तक उसको सही तरीके से निगरानी करने वाला जो प्रशासक है वो बेहतर नहीं होगा, और तब तक जो है वो हम इसे ऐसे कार्यक्रम और नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बेसिकली इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं कि अगर आप अपने घर के लिए कोई ऐसा बढ़िया स्कीम्स ला रहे हो या बढ़िया सामान ला रहे हो, लेकिन अगर आपके घर के जो मतलब घर की जो देख रेख करने वाले लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि वुमेन्स हो गए, तो ज़्यादातर अगर बाहर से कोई भी मेल्स जो है वो सामान लेकर के आते हैं तो फीमेल क्या होती है उन सामानों की तवज्जो करने का काम करती है, उसको सुरक्षित रखने का काम करती हैं। लेकिन अगर वहाँ की महिलाएँ अच्छी नहीं होंगी, उस घर की महिलाएँ बेहतर नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा कि बाहर से लाया गया कोई भी सामान जो है वो प्रॉपरली उतना दिन तक अच्छे से चल नहीं पाएगा। जितनी उसकी लाइफ रहेगी अगर उसका सही तरीके से देखरेख नहीं की जाएगी तो उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। सेम ऐसे भी स्कूल में भी लागू होता है कि अगर वहाँ के प्रबंधक जो है प्रबंधक मतलब हम कह सकते हैं जो प्रशासक हैं जो नियम और नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां ना निभा रहे हो, या फिर जो प्रबंधन है, ठीक है, मतलब ये ऐसा आप कह सकते हैं कि जो सामान को लाने वाला है अगर वही जो है वो गलत ढंग के सामान को लाता है तो भी कितना भी उसका तवज्जो किया जाएगा तब भी वो बेहतर तरीके का कार्य नहीं करेगा। तो दोनों का अपने अपने स्थान पर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ज़रूरी होता है। अगर वो दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तभी हम बेहतर तरीके से बच्चे के लिए और एक बेहतर स्कूल के लिए हम एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चों को बेहतर ज्ञान दे सकते हैं। इसके बाद क्या गुण होने चाहिए एक आदर्श प्रशासक के, मतलब जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए वो बेसिकली आपको पढ़ना है। तो एक अच्छा ये योजनाकार होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बेहतर तरीके की योजनाओं को बना सके। जैसे घर का जो मुखिया है, अगर मान लीजिए घर पे कोई भी काम हो रहा है तो घर के मुखिया के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बेहतर तरीके से अपने घर के बारे में एक बेहतर प्लान बना सके कि हाँ ये घर बना है, तो अगर इसमें हमें थोड़ी सी भी चेंजमेंट करनी है तो हम इस घर को किस प्रकार से चेंज करें ताकि इसका मूलभूत ढांचा भी खराब ना हो, घर आपका सुंदर भी लगे। तो इस तरह की योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसे सेम ही अगर एक विद्यालय है और विद्यालय के प्रशासक हैं तो प्रशासक के अंदर एक बेहतर योजना को बनाने का जो गुण है वो होना चाहिए ताकि उस योजना के माध्यम से हम सारे बच्चों को लाभ दे सके। उनके अंदर मृदु भाविता होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको बहुत सारे अपने नीचे अधीनस्थों से काम करना रहता है। तो अगर वो मृदुभाषी नहीं रहेंगे, मृदु भाविता का मतलब है कि थोड़ा मीठा बोलने वाले हों, मतलब अगर आप कह सकते हैं ऐसा,
कि मतलब प्रेम व्यवहार से रहने वाले हों, सभी को सम्मान देने वाले हों, उनकी बोली भाषा अच्छी हो। तो क्योंकि अगर बोली भाषा अच्छी नहीं रहेगी तो फिर लोग डर में काम कर सकते हैं, और डर में किया गया कोई भी काम उतना बेहतर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो मृदुभाषी रहेंगे तो वो मान लीजिए नीचे की कोई प्रबंधन में कोई काम कर रहा है तो वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सीधा वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ सकता है और पूछ सकता है कि यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो डर के माहौल में रहेगा, वो मृदुभाषी नहीं रहेंगे, बहुत कर्कश जो है उनकी बोली रहेगी, तो फिर वहाँ पर हम एक बेहतर तरीके का जो मैनेजमेंट है वो फिर नहीं कर पाएंगे। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता हो, मतलब जो प्रशासक हो उसके अंदर एक डायरेक्ट जो है हम कह सकते हैं कि उसके अंदर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी हमारे विद्यालय में कोई समस्या है और उससे निर्णय 1 महीने या 1 साल बाद लिया जा रहा है, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा बच्चे के लिए। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो प्रबंधक का ये गुण होना चाहिए कि वो डायरेक्ट मतलब तुरंत के तुरंत जो है वो उन सिचुएशन पर जो है वो निर्णय ले सके अपने स्वविवेक से। उसके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला हो। संसाधनों की उचित उपयोग करने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए, मतलब जो भी टेक्नोलॉजियाँ या जो भी आपके चीज़ें उसके पास उपलब्ध हैं उन सब का बेहतर उपयोग करना उसको आना चाहिए। उसके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, मतलब दूर से ही अगर हम बात कर सकते हैं, मतलब चीज़ों के बारे में एक गहन समझ उसके अंदर होनी चाहिए कि वो अगर चीज़ों को थोड़ा सा भी हिंट पा जा रहा है तो वो उसके बारे में डीपली चीज़ों को सोच सके। उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस ये लीडरशिप का गुण उसके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसे ना केवल खुद को मतलब ना केवल स्कूल के लिए उसे नियम कानून का निर्धारित करना है, साथ ही साथ उसको क्या करना है कि वो बेसिकली पूरे अपने नीचे के अधीनस्थ जो हैं उनको भी संभाल रहा होता है। तो एक बेहतर तरीके की लीडरशिप उनके अंदर जो है वो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे स्कूल प्रबंधन के बारे में। हमने आपको बताया है स्कूल प्रबंधन जो होता है, जो भी प्रशासन के द्वारा आपके नियम कानून बनाए जाते हैं उनका क्रियान्वयन कैसे करना है, कैसे इफेक्टिव तरीके से बच्चे को लाभ हम दे सकते हैं इन कार्यक्रम के माध्यम से, ये नियंत्रित करने की जो कला होती है वही आपकी कहलाती है स्कूल विद्यालय प्रबंधन। तो किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने को जो है वो प्रबंधन कहते हैं, कि जो भी उद्देश्य विद्यालय प्रशासन के हैं उनको पूरा करने का काम आपका विद्यालय प्रबंधन जो है वो आपका करता है। यही कार्य जब हम विद्यालय की सुदृढ़ता के लिए कर रहे होते हैं, मतलब हम जब एक ऐसा कार्य कर रहे हों, एक ऐसी योजना का निर्माण कर रहे हों जो बेसिकली विद्यालय को बेहतर या विद्यालय को सुदृढ़ बनाने के लिए होती है, तो वही आपकी कहलाती है विद्यालय प्रबंधन। उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप में दिया हुआ है। स्कूल संगठन का क्या मतलब होता है, तो विद्यालय संगठन का संबंध जो होता है वो एक ऐसी प्रणाली से होता है जिसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और अन्य संबंधित व्यक्ति जो है वो विद्यालय को एक सुदृढ़ आधार पर चलाने के लिए कार्य करने के रूप में एक टीम में जो है वर्क करती हैं। बेसिकली आप ये ध्यान में रखेंगे कि विद्यालय संगठन जो होता है वो लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो बच्चे की एजुकेशन को बेहतर करने के लिए जो है वो आपका बना होता है। एक बहुविषयक टीम होती है जिसमें अलग अलग एबिलिटी वाले या अलग अलग योग्यताओं को रखने वाले लोग जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे विद्यालय संगठन जो है उसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और अन्य जो संबंधित लोग हैं वो सभी होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रधानाचार्य होते हैं वो विद्यालय संगठन का हिस्सा होते हैं या फिर नहीं, तो फिर वहाँ पर आपको पता रहेगा तो फिर आप बता पाएंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद विद्यालय संगठन के जो लक्ष्य तथा उद्देश्य हैं उनको पढ़ना है। तो विद्यालय संगठन के बहुत सारे लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, जैसे लोकतांत्रिक जीवन के लिए स्कूल के लिए योजना बनाने का काम करता है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा होता है, विद्यार्थियों का अध्ययन करवाने का काम कर रहा होता है, इच्छित चुनाव के उनको अवसर प्रदान करने का काम करता है, पाठचर्या में परिवर्तन करने का काम करता है, एक बैरियर फ्री जो इन्वायरमेंट है उसको निर्माण करने में काम करता है, और शिक्षकों के बीच अपनेपन की जो भावनाएँ हैं उनको विकसित करने में काम करता है, और व्यक्तिगत समस्याओं में जो है वो आपकी मदद करता है। तो ये सारे कुछ काम होते हैं आपके। ऐसे ही स्कूल मैनेजमेंट के कुछ चरण होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे स्कूल मैनेजमेंट डीपली पूछा जा रहा है, मतलब 7 नंबर 8 नंबर में पूछा जा रहा है, या फिर लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें पूछता है, तो फिर आप इन्हीं सब चीज़ों में 2-2 लाइन ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले विद्यालय को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए कि सूचनाओं का एकत्रीकरण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए विद्यालय को मतलब नियम कानून सारे बनाए गए हैं आपके प्रशासक के द्वारा, अब उन नियम कानूनों को जो है
वो हमें लागू करना है, तो उसके पहले हमें क्या जाननी होगी कि हमें सूचनाओं का एकत्रीकरण करना होगा कि उस समस्या को लेकर के हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं या समस्या जो है उसका क्या निदान हो सकता है, उससे रिलेटेड हम सूचनाओं का निर्धारण करते हैं। आवश्यकताओं का हम आकलन करते हैं कि किस व्यक्ति को किस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से या किस प्रकार के सवाल जवाब के माध्यम से उसको सिखा सकते हैं, कि उसकी आवश्यकताएँ क्या हैं, उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसकी क्षमताएँ क्या हैं, इन सब के बारे में जो है वो सूचनाओं का आकलन किया जाता है। उसके बाद उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि अब वो समझ में आता है कि हाँ, हमें ये बच्चे के लिए एक गोल सेट की है, हमें बच्चे की स्पीच को बेहतर करना है और उसके लिए फिर जो है ये काम स्टार्ट होता है। देखा जाता है क्या क्या संभावित समस्याएं जो हैं वो आ सकती हैं, हमारे पास स्रोत कितने उपलब्ध हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, हम किस प्रकार से एक बेहतर कार्य योजना का निर्माण कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपने ये सब समझ लिया कि कौन कौन से स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, तो जब हमारे पास मटेरियल्स होते हैं तो उसी आधार पर हम फिर अपने जो प्लान्स होते हैं उसको बना रहे होते हैं और प्लान के बन जाने के बाद हम उनका प्रबंधन और क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं बेसिकली कि क्या चीज़ें कैसे चीज़ों को मैनेज करके रखा गया है और उसके बाद दोबारा से हम उन चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं और फिर फाइनली जा कर के हम क्या करते हैं कि ये जो आपका होता है स्कूल प्रशासन, इसके पास उसकी रिपोर्ट जो होती है वो स्कूल प्रबंधन जो है वो दे देता है। स्कूल प्रबंधन जो अपनी रिपोर्ट होता है वो स्कूल प्रशासन को देता है, क्योंकि स्कूल प्रशासन अपने आप में एक बड़ा वर्ड होता है, मतलब एक व्यापक संप्रत्यय है, जबकि स्कूल जो आपका हम कह सकते हैं कि स्कूल जो आपका प्रबंधन होता है वो स्कूल प्रशासन की अपेक्षा एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए 2 बार ऐड हो गया है। अब हम यहाँ पर समय सारणी जान रहे होंगे, बहुत ईजी है। जैसे आप भी पढ़ते होंगे तो कुछ ना कुछ टाइम टेबल बनाते होंगे, तो क्या है टाइम टेबल वो समझेंगे हम कि प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य जो है वो खेल गतिविधियों क्रियाओं द्वारा, प्रायोगिक कार्य, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों आदि अनेक क्रियाओं द्वारा जो है वो संचालित किया जाता है। जैसे अलग अलग विद्यालय होते हैं तो वो अपने हिसाब से बच्चों को इंगेज करने के जो अवसर हैं वो प्रदान करते हैं, तो उसके लिए वो उन्हें विभिन्न साधनों का उपयोग करना सिखाते हैं। और विद्यालय के दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे हम समय सारणी कहते हैं। दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ लेगा कि जो समय सारणी होती है क्या वो समय सारणी जो है वो वार्षिक होती है। ठीक है, तो आप वहाँ पर बताएंगे कि जो समय सारणी होती है वो दैनिक कार्यों को बेहतर तरीके से बनाने के लिए जो आपकी है वो बनाई जाती हैं। अगर साल भर के लिए कोई योजना बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ईयरली प्लान कहते हैं। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो दैनिक कार्य होते हैं, मतलब आज का काम किस प्रकार से किया जाएगा, कल का काम कैसे किया जाएगा, उसके लिए जो हम चार्ट बनाते हैं, अपने समय का जो हम निर्धारण करते हैं कि कब हम कौन सा विषय पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जब हम बच्चे के लिए निर्धारित कर दें कि बच्चे को कब कौन सा विषय किस टीचर के द्वारा कितने समय के लिए पढ़ना है, वही आपका कहलाता है समय सारणी। ठीक है, समय को एक सारणी के रूप में प्रतिबद्ध कर देना, मतलब अपने 24 घंटे को ही एक सारणी पर प्रतिबद्ध कर देना, वही आपका समय सारणी होता है। समय सारणी जो होता है वो समय प्रबंधन के हिसाब से समस्त विद्यालयी गतिविधियों का निर्धारण करता है। समय सारणी में हम किसी पार्टिकुलर एक चीज़ के बारे में नहीं, बल्कि दिन भर में या पूरे दैनिक मतलब पूरे टाइम पीरियड में 24 घंटों में किस प्रकार से जो है वो हम समय को मैनेज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ों को जो है वो रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो समय सारणी इन्हीं चीज़ों का निर्धारण करने में एक मदद करती है। जो ये चीज़ें फील्ड हैं इनके अनुसार क्या है कि विद्यालय की जिस योजना या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों क्रियाओं एवं कक्षाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है वो समय सारणी होता है। जैसे आप लोग जब आप लोगों ने लेसन प्लान बनाना होगा ना, तो आप एक पार्टिकुलर जो आपका लेसन होता है जैसे आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए आप प्रॉपर एक तैयारी करते हैं कि हाँ 45 मिनट की क्लास है, तो इस 45 मिनट की क्लास में हम क्या कर सकते हैं कि ये हम 45 मिनट की क्लास को इसमें 5 मिनट हम बच्चों को इंगेज करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, 10 मिनट हम अपने टॉपिक को पढ़ाएंगे और उसके बाद हम बच्चों को 15 मिनट उन टॉपिक पे काम करने के लिए देंगे, फिर 2 मिनट हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे और क्लास से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अनेक तरह के प्लान्स बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने दिन की चीज़ों को निर्धारित कर दें कि हमें कब कौन सा चीज़ करना है, वही आपका समय सारणी होता है। क्या उपयोगिता है समय सारणी की, वो उपयोगिता देख रहे होंगे हम। चलिए जस्ट 1 मिनट देंगे।
तो इससे क्या होगा कि विद्यालय कार्यक्रमों का ज्ञान होगा, जैसे कब कहाँ कौन सा कार्यक्रम होने वाला है वो हमें पता चल जाता है। निरीक्षण में जो सुविधाएं हैं वो हो रही होंगी कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल को चेक करना है कि कौन अपने काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो वो सीधा समय सारणी निकालेगा और वहाँ पर चेक कर लेगा कि अच्छा ये वाले टीचर अपनी क्लास में नहीं गए हैं अभी, तो उस तरीके से वो निरीक्षण भी कर सकता है। कार्य वितरण में समानता होती है, ठीक है, कार्यों को सभी में समान रूप से वितरित किया जाता है कि मतलब अगर किसी टीचर को 2 घंटे मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए तो आपको भी 2 घंटे वर्क करना पड़ेगा। इससे थकान एवं स्थिरता में कमी होती है। जब हम अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं तो उसमें हम अपने अवकाश का भी टाइम रखते हैं और हम बहुत जल्दी जो थकान होती है उससे हम बच सकते हैं। नैतिक गुणों का विकास होता है, जैसे कि हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण डेवलप हो जाते हैं, जैसे आप ही हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए, बस 10 दिन मेरे कहने से आप ये काम करिए। आप जब भी सुबह सोकर उठें, ठीक है, अपने फ्रेश होकर के या फिर व्यायाम करके आप थोड़ा सा जो है वो अपने आप को रिलैक्स करें। तो उसके बाद आप क्या करें कि पेन कॉपी लेकर के एक अपनी डायरी बनाएं और उसमें अपने समय को, पूरे दिन के समय को मैनेज करके आप लिख दें और उसी के अनुसार फिर अपनी पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से चलाएं। अगर आप ऐसा 10 से 15 दिन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर व्यवस्थित कार्यों को करने का गुण डेवलप हो जाएगा कि आप बेहतर तरीके से, क्योंकि अब आप मैनेज करके चलना सीख रहे हो ना, तो वहाँ पर आपके अंदर क्या गुण हो जाएगा, आप व्यवस्थित तरीके से कार्यों को जो है वो बेहतर तरीके से कार्यों का संचालन कर पाएंगे। और इसमें क्या होता है, समय का महत्व समझ में आता है कि हाँ हमारा टाइम कहाँ पर लॉस हो रहा है वो हम समझ पाते हैं। जब हम बिना किसी टाइम टेबल के जो है वो अपनी दैनिक क्रियाओं को कर रहे होते हैं तो हमारा कब 2 घंटे 4 घंटे यूं ही निकल गया हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब हम समय सारणी बनाकर उन चीज़ों को कर रहे होंगे तो हमें समझ में आएगा कि आखिर हमने इन 2-3 घंटों को अपने कहाँ वेस्ट किया हुआ है। हमने जो अपना टाइम टेबल बनाया था उसमें हमने क्या चीज़ें छोड़ दी है जो हम नहीं पढ़ पाए हैं आज, तो ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। इसमें समय एवं श्रम का जो है वो सदुपयोग हो जाता है। हम जिस हिसाब से समय लगाते हैं उस हिसाब से हम अपने श्रम को जो है वो करते हैं और बेहतर रिजल्ट भी इससे बहुत अच्छा आता है। कार्यकुशलता में जो है वो वृद्धि होती है। हम अगर मान लीजिए 1 घंटे में आज मैथ के 10 सवाल लगा रहे हैं, अगर ऐसे ही हम 1-1 घंटे रोज़ सवाल लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम उसी 1 घंटे में ज़्यादा काम करने की गुण हमारे अंदर विकसित हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों में कि हमारी स्किल्स में भी जो है वो बढ़ोतरी होती है समय सारणी के माध्यम से। कार्य में नियमितता आती है, जैसे आपको आपने रोज़ अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं और उस हिसाब से आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके कार्यों में नियमितता आएगी और आप उसी कार्य को बेहतर तरीके से रोज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे अनुशासन स्थापना जो है वो संभव हो जाता है। एक बेहतर समय सारणी बनाकर हम अनुशासन को स्थापित कर सकते हैं। विषय विभाजन में जो है वो उपयोगी हो जाता है कि हमें कब कौन सा विषय किस टीचर से पढ़वाना है, ये हम बेसिकली हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम समय सारणी बना लेते हैं। तो समय सारणी जो होती है वो विद्यालय की दूसरी घड़ी कही जाती है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। अगर आप एक समय सारणी बना रहे हैं तो क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको उसके उद्देश्यों को समझना है कि कौन से उद्देश्य को लेकर के आप समय सारणी बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको उद्देश्य पता रहेंगे तो उस हिसाब से आप एक बेहतर समय सारणी बना पाएंगे। तो उद्देश्यों का पता होना ज़रूरी होता है। विषयों की प्राथमिकता निर्धारित करें कि कब कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, ये प्राथमिकताएं निर्धारित होनी चाहिए। 2 कठिन विषयों को एक साथ ना रखा जाए, ये भी ध्यान रखा जाए कि आप मैथ पढ़ाने के बाद तुरंत साइंस में, जैसे मान लीजिए आपने अर्थमेटिक पढ़ाया, आप तुरंत ज्योमेट्री पढ़ाने लग रहे हो बच्चों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिमिलर सब्जेक्ट को भी 2 बार नहीं रखना चाहिए और अलग अलग सब्जेक्ट की भी देखना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा कठिन है और कौन सा ईजी है, और जो सब्जेक्ट ईजी है और जो सब्जेक्ट कठिन है दोनों को कंबाइन जो है वो थोड़ा आगे पीछे हम रख सकते हैं, ताकि अगर एक में बच्चा एंजॉय कर रहा है तो दूसरे में वो थोड़ा सा अपने आप को जागरूक करे कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। शिक्षकों की पर्याप्तता का ध्यान रखा जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बना दिया कि आज से 8 घंटे क्लासेस चलेंगी लेकिन आपके पास 2 ही शिक्षक हैं, तो फिर आपके प्लान जो आपकी ये समय सारणी है वो उतना वर्क नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या करना है, समय सारणी का निर्धारण करते हुए शिक्षकों की संख्या को भी ध्यान में रखना है। समय सारणी निर्माण वक्त जो है अध्यापकों से जो है विचार विमर्श करना चाहिए, मतलब अकेले ही अपने मन से एक प्रशासन जो है वो समय सारणी ना बनाए, वो सारे टीचरों से कंसर्न करे कि हाँ हम इस समय सारणी को बना रहे हैं, आप इस टाइम फ्री हैं नहीं फ्री हैं। सभी टीचरों की योग्यताओं अयोग्यताओं के बारे में भी उसको ज्ञान होना चाहिए कि अगर वो किसी ऐसे टीचर को मैथ के सब्जेक्ट ना दे दे जिसको मैथ आती ही नहीं है, ठीक है। तो हमें शिक्षकों की उत्तरदायित्वों का भी बेहतर ध्यान रखना है, उनको शामिल भी करना है।
अवकाश के दिनों का भी हमें ध्यान रखना है कि उसमें अगर छुट्टी के दिन आ रहे हैं बीच में तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय जो है वो आपका होना चाहिए कि मतलब आप एक ऐसी समय सारणी बनाएं जिसमें शिक्षा को भी टाइम मिल सके और जो अदर एक्टिविटियां हैं उनको भी टाइम मिल सके। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है उसको समय देना चाहिए और बच्चे की उम्र का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए आप किस बच्चे के लिए टाइम टेबल बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बेसिकली 2 या 3rd क्लास के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिए कि बहुत लंबी क्लासेस ना हो जाए या फिर 2 कठिन विषय एक साथ ना हो जाएं। उसके बाद है आराम के समय का जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो आराम के समय हैं उनका भी बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर पढ़ाते ही रह जाएं, बच्चे पढ़ते ही रह जाएं। बीच बीच में थोड़ा गैप भी होना चाहिए ताकि थोड़ा रिलैक्स भी मिले उनकी शरीर को। ठीक है, अगर हमारे शरीर को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो फिर हम उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समय सारणी को बनाते हुए तो ये भी ध्यान रखें कि हमें कब कितने टाइम का अवकाश देना है। बहुत कम टाइम भी नहीं होना चाहिए अवकाश के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम टाइम जो है वो बीच का हमें रखना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे आपके साथ CCE के बारे में, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। क्या होता है वो बेसिकली जानेंगे हम। NCF 2005, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सभी ने कहा कि मतलब एक जो ये कठोर शिक्षा प्रणाली है ना, जो साल भर में एक बार होती है और उसी के आधार पर बच्चे का निर्धारण कर दिया जाता है, जिससे बच्चे के अंदर बहुत सारे भय उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 8th का बोर्ड पेपर है, ठीक है, पहले होता था बोर्ड पेपर, तो मान लीजिए किसी बच्चे का 8th का बोर्ड पेपर हो रहा है और वहाँ पर बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, तो फिर बच्चे अपनी बीमारी का ही उतना, अपने शरीर का उतना ध्यान नहीं रखते। उनको पेपर का डर लगा रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। बीमारी की अवस्थाओं में भी क्या करते हैं वो अपने पेपर्स को जो है वो किसी तरह मैनेज करके चीज़ों को लिख रहे होते हैं। तो इन्हीं सब चिंताओं को लेकर के जो है मतलब बहुत सारे जो आपके कमीशन बने या बहुत सारे एक्ट जो आपके आई, इन्हीं सब चीज़ों पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रही थी। तो जब RT 2009 आता है तो उसमें क्या बात की गई, तो उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन का उल्लेख किया गया कि हम बच्चे को मूल्यांकन करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड नहीं अपनाएंगे या साल भर में कोई एक परीक्षा लेकर ही उसको प्रमाण पत्र देकर प्रमाणित नहीं करेंगे, बल्कि हम लगातार जो है वो बच्चे का इवेल्यूएशन करेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपका लाया गया किसमें, RT 2009 में। और मूल्यांकन का मतलब बताया गया कि मूल्यांकन का मतलब सिर्फ बच्चों को उनकी सफलताओं या असफलताओं का प्रमाण पत्र देना नहीं होता है, बल्कि उनकी योग्यता को बढ़ाते हुए सही दिशा देना भी मूल्यांकन होता है। ठीक है, जैसे मूल्यांकन का मतलब हम क्या समझते हैं, बेसिकली अगर कोई हमसे कह रहा है इवेल्युएशन, तो हमारे माइंड तुरंत वहाँ पे हिट कर जाता है कि मतलब 500 का पेपर हुआ है तो कितने नंबर बच्चा पाया है, फेल हुआ कि पास हुआ है, यही मूल्यांकन है। लेकिन मूल्यांकन का मतलब ये नहीं होता है। मूल्यांकन में फीडबैक सम्मिलित होता है कि आप वहाँ पर फीडबैक दे रहे होते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे में हो रही कमियों को सुधारने के लिए आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे की मूल्यांकन बेसिकली होता है जो इन्हेंस करने का काम करता है एबिलिटी को, या फिर एबिलिटी में को अगर मान लीजिए कोई बच्चा को सीखने में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो चीज़ों को मैनेज करके जो है उसको सीखने योग्य बनाने का काम किया जाता है, ना कि उसे फेल एंड पास का प्रमाण पत्र देना होता है। CCE का जो विचार है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करता है। वो मानता है कि हर बच्चे अलग हैं, तो हम सभी के लिए एक ही स्टैंडर्ड नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी रिसेंटली एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप मछली से कहेंगे कि वो पेड़ पर चढ़े, या फिर अगर आप एक जो है किसी ऐसे जानवर को जो कि पेड़ पर रहता है, ठीक, आप उसे जैसे स्लॉथ हो गया, तो स्लॉथ पेड़ पर ही रहता है, लेकिन अगर आप उसे ये कह दो कि जाओ अब आज से समुद्र में आप रहो, तो वो फिर उसका जीवन वहाँ पर नष्ट हो जाएगा। तो बच्चे अलग अलग हैं, उनकी क्षमताएं अलग हैं, तो हमें एक प्रकार से उनके लिए कोई स्टैंडर्ड निर्धारित कर देना ये गलत हो जाता है। RT एक्ट में बताया गया था कि जो भयभीत कर देने वाली ये परीक्षा प्रणाली है, जो 5th की 8th की बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, उसके इसी RT एक्ट के द्वारा इनको समाप्त किया गया कि अब 7 और 8 में जो है वो बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी।
सतत और व्यापक मूल्यांकन लाने के पीछे क्या उद्देश्य था, मतलब क्यों लाया गया है ये? तो ये लाने का बेसिकली उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर रटने का जो गुण है मतलब उसको थोड़ा समाप्त किया जाए, उसे सृजनशील बनाया जाए, उनके अंदर चिंतन लाया जाए, विश्लेषण करने की योग्यता लाया जाए। वो चीज़ों को रटे नहीं, परीक्षा का भय उनके दिमाग पर ना हो, बल्कि वो इन चीज़ों को एंजॉय कर सके, अपनी गलतियों में सुधार करने की गुंजाइश रहे, ऐसी मूल्यांकन के तरीके लाने का प्रयास किया गया था। प्रमाण पत्र में केवल सफल हैं या असफल हो गए हैं या ही नहीं प्रमाणित करना चाहिए, बल्कि उनकी जो अदर दक्षताएं हैं उन दक्षताओं को भी जो है वो हमें पूरा सम्मान देना चाहिए। वन साइज फिट ऑल जो है का ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक ही पैमाना सभी के लिए सही होगा, ये गलत बात है। एक ही स्टैंडर्ड हम कैसे अपना सकते हैं हर प्रकार के बच्चे के लिए, जब उनकी नीड अलग है। और विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद रुक जाएगी। तो आप एक टाइम अब जो है वो एक टाइम के पूरा एक कंप्लीट सेशन के बाद जो आप ये इवेल्युएशन करते हैं, ये गलत है। विकास जो है सतत चल रहा होता है, तो यहाँ पर हमें अपने जो इवेल्युएशन के तरीके हैं उनको भी ऐसे ही रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें आप बेसिकली ध्यान रखेंगे। तो इसमें 3 वर्ड आया है, कंटिन्यूअस, कंप्रेहेंसिव एंड इवेल्युएशन। तो इन तीनों का मतलब समझ रहे होंगे हम। तो सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा जब क्लासरूम में अभी पहली बार वो क्लास आया है, तो वहाँ पर आप उसका कुछ इवेल्युएशन करें, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए बच्चा 1th में मतलब 1 क्लास में जो है वो एडमिशन लेना चाहता है, तो उसी से रिलेटेड आप उससे कुछ प्रश्न पूछें, और ये प्रश्न लगातार होने चाहिए। जिस समय आप पढ़ा रहे हो तो उस समय भी आपको ये प्रश्न करना है बच्चों से। उसके बाद व्यापक रूप में होना चाहिए, मतलब आप जहाँ अगर हम कह सकते हैं कोलेस्टिक एंड कोकोलेस्टिक दोनों तरीके की गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे, मतलब शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों प्रकार की गतिविधियों को ध्यान में हमें बेसिकली रखना है, ताकि हर बच्चे का एक बेहतर तरीके से जो विकास है वो आपका हो सके। तो हमें किसी एक पक्ष को न देख करके बच्चे के सारे पक्ष को, विकास के सारे पक्षों को देख कर चलना है। इसमें बात की गई थी आपकी, जिसमें कंटिन्यूअस की बात की गई थी, मतलब लगातार होना चाहिए, और कंप्रेहेंसिव की बात की गई थी। और कंप्रेहेंसिव में 2 पार्ट किए गए थे, स्कोलास्टिक मतलब शैक्षिक, और स्कोलास्टिक मतलब गैर शैक्षिक, ठीक है, जिसे आप अनौपचारिक कहते हैं या फिर गैर अनौपचारिक कहते हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि कंटिन्यूअस में आप कैसे करेंगे। इसमें बताया गया कि आप कंटिन्यूअस जो कर रहे होंगे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से करेंगे, जहाँ पर सुधार की गुंजाइश आपकी रह जाती है। वहीं पर समेटिव इवैल्यूएशन होता है, जिसके बाद सुधार की गुंजाइश ना हो। फॉर एग्जांपल आप यूपी बोर्ड 10th का एग्ज़ाम देते हैं, तो फाइनली एग्ज़ाम दे रहे हो, और वहाँ के जो रिजल्ट आपको आपके हाथ में दिए जाते हैं वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहते हैं कि बच्चे को एक परीक्षा लेने के बाद उसको प्रमाणित करके प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया जाए। तो ये आपका फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। इसमें असिस्टेंट फॉर लर्निंग आता है, मतलब सीखने के दौरान बच्चे में आ रही कमियों को समय पर ठीक किया जाता है। बच्चे सीखने के लिए जो है वो आपका आकलन किया जाता है। इसमें जो शैक्षिक पक्ष है और गैर शैक्षिक पक्ष हैं सभी को सम्मिलित किया जाता है, मतलब स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक दोनों पक्ष को सम्मिलित किया जाता है। मतलब बच्चे के जो सब्जेक्ट होते हैं उनका भी इवेल्युएशन किया जाता है। साथ ही साथ जो अदर क्षेत्र होते हैं, जैसे उसके अंदर वैल्यू कितनी है, आर्ट का गुण कितना है, वर्क कितना है, लाइफ कितनी है, ठीक है, मतलब लाइफ स्किल उसके अंदर कितनी है, स्पोर्ट में कितना अच्छा है, ठीक है, उसकी आवृत्ति कैसी है, इन सारे पक्षों को चेक किया जाता है बच्चे के अंदर। इसमें इसके हम 2 भागों में इसकी व्यापकता को बांटते हैं। एक संज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक सह-संज्ञानात्मक होता है। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब जिसमें तार्किकता जुड़ी हुई, समस्या समाधान जुड़ा हो, और सह-संज्ञानात्मक का मतलब होता है जिसमें बच्चे की रुचि, आवृत्ति, सृजनात्मकता, खेलकूद, योग, इन सब को सम्मान दिया जा रहा हो। तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन आपने समझ लिया सतत और व्यापक के बारे में। अब हम मूल्यांकन समझ रहे होंगे। तो विशिष्ट मूल्यांकन मतलब जो मूल्यांकन होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की जो गति है, जो अवधारणा है, जो ज्ञान है, आवृत्ति है, कौशल है, व्यवहार है, अनुभव है आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध रूप से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या का जो सुझाव देने की जो है वो आपकी प्रक्रिया होती है। इतना सब पढ़ने के बजाय आप मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम बच्चे के अंदर ज्ञान को, आवृत्तियों को, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बच्चे के अंदर चेक कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ये सब चीज़ें चेक करने के पीछे का एक उद्देश्य होता है कि बच्चे को फीडबैक दिया जा सके, उसे बताया जा सके कि आपकी कहाँ पे गलतियाँ हैं। तो इसी वजह से ये आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन में फीडबैक सम्मिलित होता है। अगर मूल्यांकन हो रहा है तो वहाँ पर फीडबैक जो है वो आपका इंक्लूड होता है। तो ये कुछ बेसिकली टर्म है जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और क्या उद्देश्य थे व्यापक और सतत मूल्यांकन लाने के लिए?
क्योंकि विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति को जान सके। मतलब इसका बेसिकली उद्देश्य था कि हम अलग अलग समय में बच्चे की प्रगति का जो है वो आकलन कर सके, जान सके कि क्या उसमें कमियां हैं, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों को हम समझ सके। बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों की हम पहचान कर सके कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी, कुछ ना कुछ कमियां जो रहती हैं, तो उन कमियों को भी जानकर और उनकी क्षमताओं को भी जानकर हम उनको सहायता जो है वो दे सके। अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्ययन और अध्यापन और सीखने की स्थितियों की जो है वो योजना बनाया जा सके। कोई बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किन चीज़ों में उसकी रुचि है, वह क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है, इन सभी के प्रति हमें जानने में मदद मिलती है। कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम बेहतर कर सकते हैं। जहाँ पे बच्चों में कमियां होंगी वहाँ पर दोबारा से चीज़ों को रिवाइज करके समझाया जा सकता है। बच्चे की प्रगति के प्रमाण तय कर पाना, जिन्हें अभिभावकों और दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके, मतलब संप्रेषित हम कर सकते हैं। बच्चों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय और तनाव को दूर करना, उन्हें स्व आकलन हेतु जो है वो हम प्रोत्साहित कर सकें। ठीक है, जो ये डर हो जाता है कि एक बार फेल हो गए तो डर गए हैं, या फिर एग्ज़ाम नहीं देंगे, या फिर से मैं फेल हो जाऊँगा, इस तरह की निगेटिविटी से दूर जो है वो आपका करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया था। प्रत्येक बच्चे को सीखने और विकास में मदद मिल सके। हर बच्चे के अंदर की जो एबिलिटी है, जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको हम बढ़ावा दे सकें। यही बेसिकली आपके उद्देश्य थे सतत और व्यापक मूल्यांकन के। तो ये कुछ आपके टॉपिक थे जिन्हें आई होप आप समझ गए होंगे। और इस तरह से अगर आप ये तीनों वीडियो देखते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो बेसिकली आपके इमर्जेंट इंडियन सोसाइटी के कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आप ना कर पाए हों। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा, उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आप देखेंगे कि इन्हीं 3 वीडियोज़ के माध्यम से आप पूरी तरह से 100% पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बहुत अच्छे से इन 3 वीडियो को देखकर अपनी तैयारी करिएगा। मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपको ज़रूर करना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।